सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू ह्यूमैनिटी वाला। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 सुपर पावर के बारे में, जिसमें हमने देखा था नाटो बना था और वार्सा पैक्ट बना था। आज पढ़ेंगे द एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। अब जानिए एरिनाज होता क्या है। एरिनाज वो एरिया है जहाँ पे ये कोल्ड वॉर हुआ था, चाहे जो भी मतलब कोल्ड वॉर, चाहे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और जो जब तक ये चला था उसके बीच में जो भी वॉर चला था इसको हम कोल्ड वॉर का नाम दे देते हैं। मतलब जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और जब से ये वॉर चला था उन सबको एक हम नाम दे दिए, उसका नाम है कोल्ड वॉर एरा। ठीक है। सेवरल क्राइसिस ऑकर्ड नोन एज द कोल्ड वॉर एरा। जितने क्राइसिस, जितने वॉर हुए थे उनको हम कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। द बोथ सुपर पावर वर पोजिस्ट इन 1950 to 1953 बर्लिन एंड 1958 to 1962 कॉन्गो एंड सेवरल मोर। दोनों सुपर पावर जो अपने एलाइज थे उनके साथ लड़े थे दूसरे एलाइज से। कब 1950 से 1953 में कहाँ लड़े थे? बर्लिन में। और 1958 से 1962 में कहाँ लड़े थे? कॉन्गो में। और भी बाकी कई जगह उन्होंने लड़ा था, लेकिन इन्हें मेरे साथ थोड़ा बहुत ऐसे दिया हुआ आपके एनसीईआरटी की बुक में। 1950 से 1953 में कहाँ लड़े थे? बर्लिन में। और 1958 यानी 58 से 1962 यानी 62 में कहाँ लड़े थे? कॉन्गो में। बोथ ऑफ द अलायंस डोंट विलिंग टू स्टेप बैक। अब दोनों जो थे वो स्टेप बैक नहीं करना चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते थे। अब बात है ये, मान लीजिए अगर हम पावरफुल है, वो पावरफुल है, अगर हम पीछे पैर हटा लिए तो उसको लगेगा कि वो हम कमज़ोर हैं, तो इसलिए दोनों का ईगो हट हो जाता था। ना ये पीछे हटना चाहता था ना वो पीछे हटना चाहता था। ठीक है। इसलिए इन दोनों की वजह से इसलिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ को भी हार्म हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ द एरिना ऑफ कोल्ड वॉर एरा। इसका मेन डिफिनीशन क्या है। मतलब ये तो यहाँ कि एक सीरीज है उसको कोल्ड वॉर कहते हैं, नाम दे दिया गया था कोल्ड वॉर। अब इसका मेन डिफिनीशन ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि व्हाट इज़ द एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। ठीक है। तो एरियाज वेयर द क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटेड टू बी अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस द सर्टेन लिमिट। ठीक है। एरिया जहाँ पे वॉर हुआ था या फिर होने की संभावना थी उसको हम एरिना कहते हैं। मान लीजिए ये एक कोई जगह है। ठीक है। ये कोई जगह है, अगर यहाँ वॉर होने की संभावना तो इसको हम एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर, वो मतलब वॉर का कोल्ड वॉर इसमें एरिना ऑफ कोल्ड वॉर कहेंगे जो वॉर हुआ था, या फिर इसको हम एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर एरिया कहेंगे। ठीक है। मतलब जहाँ होने की संभावना है या फिर जहाँ हुआ है उन दोनों को हम एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर कहते हैं। बट डिड नॉट क्रॉस देयर लिमिट। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं लिमिट कैसी क्रॉस, मतलब ये बात है ये एक हम एक बात समझते हैं, दो तरह की लड़ाई होती है हम लोग के घर के बीच में, चाहे हम लोग कहीं हर बार देखते हैं। एक होता है कि हमारी लाठी लेके मारे किसी का सर फूट गया, लेकिन एक होता है तलवार निकाल के, चाहे बंदूक निकाल के मार के किसी को एकदम कई लोग को जाने बिछा दी। लेकिन एक होता है लाठी से मारे सर फूटा, 1-2 लोग मरे। एक होता है काफ़ी ज़्यादा बंदूक से मारे, तलवार से मारे, काफ़ी लोग मारे गए। तो इन सब में समझिए जो तलवार और बंदूक वाला है वो न्यूक्लियर वेपन है, और जो लाठी वाला है वो थोड़ा बहुत मतलब लड़ाई चला। तो इन सब में लिमिट नहीं क्रॉस की, मतलब तलवार और बंदूक वाला नहीं गए, न्यूक्लियर वॉर नहीं किए, लेकिन अपना लाठी वाला कंटिन्यू रखे थे। मतलब इसमें जाने भी गई थी काफ़ी लोग की, लेकिन ये सब कंटिन्यू रखे थे। मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ सम एरिया। जो बहुत से लोग, अब युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग अपना जान गंवाएंगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि युद्ध में कोई ऐसा है कि एकदम बिना जान गंवाए चला जाएगा, लेकिन एक था कि इससे ज़्यादा ये बदला नहीं था, जितना ये तनाव तो नहीं हुआ था उतना ज़्यादा ये विशाल रूप नहीं लिया था। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन एरिया लाइक कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। इन 3 एरिया में, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में काफ़ी लोग मारे गए थे इस कोल्ड वॉर एरा के टाइम में। बट द वर्ल्ड वॉज स्पेयर्ड विद द न्यूक्लियर वॉर। जो वर्ल्ड था वो न्यूक्लियर वॉर से बच गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर वॉर से वर्ल्ड बचा, लड़ाई इन दोनों में हुआ है तो पूरा वर्ल्ड क्यों पिसाएगा? तो आपको पता होगा कि इन दोनों का अलायंस बहुत ज़्यादा बड़ा था। मतलब इन सब का अलायंस, अगर पूरा एक वर्ल्ड इतना बड़ा है तो इन सब का अलायंस काफ़ी बड़ा था। अगर जो एक पे कोई लड़ता तो ये सारे इसको सपोर्ट करते, फिर इधर सपोर्ट करते थे। उसका जब न्यूक्लियर वॉर होता था कितना ज़्यादा तबाही मचता आपको पता ही होगा, लेकिन न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ था। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड था ये बच गया था न्यूक्लियर वॉर से। Many case diplomatic communication between the superpower could not be sustained and contribute to misunderstanding। कई बार ऐसा होता है कि जो दोनों देश के राजनेता थे या फिर लीडर थे उनके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता था कि दिक्कत कहीं हो जाता था कि अगर वो बहुत सूझबूझ से काम लेते थे। उनके मान कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होता था तो वो बहुत सूझबूझ से काम लेते थे। अगर उनकी एक भी गलती कुछ होती तो बहुत बड़ा दिक्कत कर देता। मान लीजिए अगर कोई गलती से भी कोई फायर कर देता तो क्या होता, उसको समझ जाता ना कि गलती नहीं ना है। इसलिए बहुत मतलब कहते हैं ना सूझबूझ से काम लेना, बहुत होशियारी से दोनों तरह के लीडर काम लिए थे ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो या फिर न्यूक्लियर वॉर ना हो। ये दोनों तरह के लीडर मतलब बहुत सूझबूझ से काम लिए थे। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी मतलब, लेकिन क्लियर कर लेते थे। इसलिए सूझबूझ से काम लिए और क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वॉर को होने से बचा लिए थे।
नाम कंट्रीब्यूट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर एरा। नाम को हम नॉन एलाइज मूवमेंट भी कहते हैं। नाम वो आपको पता होगा वो कंट्री है जो कि ना यूएसए में ज्वाइन होना चाहते थे, ना यूएसएसआर में ज्वाइन होना चाहते थे। ये अलग ही रहते थे, ना भाई हम उसमें जाएंगे ना इसमें जाएंगे। इसलिए ये पता है जब दो लोग की लड़ाई होती है तीसरा क्या करता है, वो जाके समझाता है। इसके बाद समझिए दो देश हैं, मतलब दो दोस्त हैं, ठीक है। एक यूएसए दोस्त है, दोस्त नहीं समझिए, दो दुश्मन है, एक यूएसए दुश्मन है, एक यूएसएसआर दुश्मन है, ठीक है। और एक तीसरा कोई है। ये दोनों एक दूसरे में हमारी लड़ाई चलती है, दोनों एक दूसरे से बात करने जाएंगे नहीं। इसका अलग ईगो हर्ट होगा, इसका अलग ईगो हर्ट होगा। ये नहीं सोचेगा कि हम झुक के जाएँ बात करने, ना फिर ये सोचेगा कि हम ईगो हर्ट होगा कि हम जाएँ। ये तीसरा क्या करेगा, जाएगा दोस्त दूसरा बोलो बात करो अपने में और समझा हम जाएगा किनारे कर देगा, ठीक है। नहीं तो अगर वॉर करना हो तो दोनों मारी कर लेते तो ये जाता है। लेकिन जब अगर जो तनी है और बात से सुलझ जाता है, सुलझ सकता है, ये जाएगा तीसरा और उसको समझा के चलाएगा। यही काम कर रहा था नाम कंट्री। जो कई देशों के बीच में अगर कोई कन्फ्रंटेशन होता था, कोई विवाद होता था, तो नाम कंट्री जो थे वो जाते थे, मतलब तो वो विवाद को सुलझा लेते थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ की रोल, मतलब इसमें की रोल समझ सकते हैं ना कि एक ताला की चाबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसे ही की मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ नाम दिया गया, की मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू प्ले किए थे। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल मेडिटेटिंग बिटवीन टू कोरियन, दो कोरियन देश, यानी जो एक नॉर्थ कोरिया पगला का देश है और एक साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में जो विवाद था उसको जवाहरलाल नेहरू ने सुलझाया था। और यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कॉन्गो का विवाद समझाया। यूएन सिक्योरिटी के जो जनरल थे उन्होंने इसका समझाया था, कॉन्गो का विवाद समझाया था, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए कि यहाँ पे मतलब यहाँ इन लोग को डर हुआ न्यूक्लियर वॉर का। फिर से यहाँ पे मतलब न्यूक्लियर वॉर से बच गया था पूरा देश। और फिर यहाँ पे डिप्लोमेटिक केस हुआ, मतलब सूझबूझ से काम लिए। फिर नाम कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जवाहरलाल नेहरू ने किसको बचाया, कि ये क्वेश्चन पूछ देता है। जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल बिटवीन टू कोरियन, किस देश को मतलब समझाया था। वो टू कोरियन थे, वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। बोथ सुपर पावर अंडरस्टैंड देयर इज अ नो मीनिंग ऑफ वॉर, इट शुड बी अवॉइडेड। तो दोनों को अब समझ में आया, इतने लोग मर जाने के बाद अब समझ में आया कि युद्ध का कोई मतलब नहीं है। वैसे एक कोई बहुत फेमस ने कहा है, इफ़ यू वांट पीस देन यू हैव टू वॉर, मतलब अगर आपको शांति चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, वही चीज़ है। बोथ सुपर पावर अंडरस्टैंड देयर इज अ नो मीनिंग ऑफ वॉर, इन सबको ये चीज़ समझ में आ गई थी यार, अब वॉर का कोई मतलब नहीं, मतलब युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट शुड बट इट कंटिन्यूटी अनऑफिशियली, लेकिन समझ में आ गया। लेकिन इनके छोटे छोटे राइवलरी, ये जो अलायंस थे, वो राइवलरी थे, वो अपना कंटिन्यू रखे थे, अनऑफिशियली कंटिन्यू रखे थे। ये समझ में आ गया कि मतलब लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़ाई कंटिन्यू रखें, समझ में आया, लेकिन अभी सुधरे नहीं है सब। एंड कंटिन्यू राइवलरी और कंटिन्यू टू बोथ अलायंस, इन दोनों की जो तनातनी थी, मतलब दोनों का ईगो भी हर्ट है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब समझिए दोनों में लड़ाई जारी है। समझ में आ गया कि मतलब लड़ाई करना गलत है, लेकिन ये सुलझा नहीं रहे हैं और इनकी तनातनी जारी है। क्यों जारी है अब आप समझिए। एंड सस्पिशियन, इसका भी रीज़न था कि जारी क्यों है। एंड सस्पिशियन लीड देम आर्म्स देमसेल्फ टू द टिथ एंड टू कंटिन्यूसली प्रिपेयर फॉर द वॉर। ये सोचते थे, अच्छा एक बात सोचते थे, अगर हम नहीं मार रहे हैं, कहीं अगला मार दिया तो क्या करेंगे। यूएसए सोचता था अगर हम बैठे हैं, कहीं यूएसएसआर एम पे मार दिया तो क्या होगा। यूएसएसआर सोचता था हम चुपचाप बैठे हैं, कहीं यूएसए मार दिया तो क्या करेंगे। ऐसे सब पहले ही से खूब ज़्यादा एकदम तैयार रहते थे, एकदम तैनात रखते थे। इसको लगता था कि ये एकदम तैयार है मारने के लिए, उसको लगता था ये एकदम तैयार है मारने के लिए, इसलिए दोनों एकदम तैयार रहते थे। मन में दोनों को है कि कहीं वो मार दिया, इसके मन में था कहीं ये मार दिया। और यहाँ पर एक चीज़ समझ में आता था कि ये दोनों वॉर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वॉर करना चाहते हैं जरूर सब मार देते, इसलिए ये सब वेट करते थे। अगर कोई वेट करते हैं समझिएगा कि वो लड़ना चाह रहा है। अगर आपको कोई इंतजार कर रहा है कि तुम मारोगे तब हम मारेंगे, तो समझिए वॉर करने के मूड में नहीं है, ठीक है। अब क्यों इन दोनों को लगता था कि ये मार देगा और हम मार देंगे, क्योंकि दे हैविंग अ ह्यूज स्टॉक ऑफ आर्म्स, उन दोनों के पास बहुत ज़्यादा आर्म स्टॉक था न्यूक्लियर वेपन का, और काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स थे। इसी वजह से उन सबको लगता कि आर्म्स का मतलब लड़ाई हो सकता है, क्योंकि दोनों पर बहुत ज़्यादा आर्म्स था। न्यूक्लियर वेपन चाहे मिसाइल चाहे किसी तरीके की वेपन्स थे, एकदम स्टॉक एकदम भरमार था, बहुत ज़्यादा था इन दोनों पर, लेकिन डर बनाए रखता था, इसलिए हमेशा सब प्रिपेयर भी रहते थे। देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी एक यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता था तो यहाँ काम सुलझा लेते थे। फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि बोथ आर ब्लॉक, व्हाट इफ़ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, व्हाट वुड हैपन इफ समवन फायर्ड अ न्यूक्लियर वेपन बाय मिस्टेक, और इफ़ अ सोल्जर मिसबिहेव व्हाट फायर्ड अ वेपन। अभी सोचते हैं कि यार एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी दिक्कत आ रहा था कि अगर कोई मान लो न्यूक्लियर वेपन है, टेक्नोलॉजी अगर कहीं गलती से चल गया तो क्या होगा, और किसी सोल्जर से गलती से दब गया तो फिर क्या होगा। या फिर कोई होते हैं ना खुरापाती दिमाग वाले, वो बैठे बैठे कुछ ना कुछ कहेंगे ना मारेंगे उसको, या फिर धीरे से कुछ चीज़ फायर कर दिए, गन फायर कर दिए, या फिर कोई मिसाइल छोटा सा मार दिए, तो अगले वाले कंट्री को
हाउ द अदर कंट्री नो दैट इट वॉज एन एक्सीडेंट नॉट एन एक्ट। तो अगले वाला कंट्री को ये कैसे पता चलेगा कि वो एक्सीडेंटली हुआ है या फिर कोई मिसबिहेव किया है, उसको ये कैसे पता चलेगा कि मतलब वो मतलब कोई वॉर नहीं किया, वो वार्निंग का आगाज़ नहीं था, मतलब आगाज़ नहीं था कि हम तुमसे वॉर करना चाह रहे हैं, या फिर अटैक नहीं किया, वो फिर एक्सीडेंट है, वो अगले वाले कंट्री को कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि मतलब यहाँ से मान लीजिए एक दिक्कत ये आ गया, मतलब दिमाग में चल रहा था कि कहीं गलती से ना हो जाए, एक्सीडेंटली हो तो इनको कैसे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। USA and USSR decided to collaborate in eliminating and eliminating the certain kind of nuclear weapon, nuclear bomb। ठीक है, अब ये दोनों सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा बम बना लिए हैं, अब कहीं ना कहीं अगर हम सारा बम अगर यूज़ करें तो धरती ऐसी ख़त्म हो जाएगी, क्यों ना एक काम करते हैं, दोनों लोग मिल के बैठ के कोलैबोरेट करते हैं और जो बम है उसको लिमिटेशन को हटा देते हैं, और हम कुछ बम को हटा देते हैं और कुछ को एकदम मतलब कुछ को कम कर देते हैं और कुछ को एकदम हटा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो उसको एकदम हटा देते हैं। ये चीज़ कब शुरू हुई थी? 1960 में। आर्म कंट्रोल जो है मतलब वेपन पे कंट्रोल करना कब शुरू हुआ था? 1960 में। नहीं तो उसके पहले सब धुआंधार एकदम वेपन बनाए जाते थे। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रीटी भी बनाए थे सब, जिसका नाम था टेस्ट बैन ट्रीटी। एक था टेस्ट बैन ट्रीटी, दूसरा था NNPT और तीसरा था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 ट्रीटी बनाए थे ताकि जो न्यूक्लियर वेपन है और जो भी घातक हथियार है ये, और आप मान सकते हैं केवल मतलब ज़्यादातर करके न्यूक्लियर मिसाइल के लिए ही बना था, और बाकी कुछ घातक हथियार थे, लेकिन मेनली न्यूक्लियर मिसाइल के लिए बना था ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर मिसाइल कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 4 और पार्ट 5 में चैप्टर पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।